दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग का जीके का सीरीज़ चल रहा था बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो ये हमारा दूसरा सीरीज़ है। आई होप कि आप लोगों ने पहला सीरीज़ ज़रूर देखा होगा और आपको पसंद भी आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से बेनिफिट ही होने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। संगम वंश जो था उसमें जो है ना, ये पूछ रहा है कि उरैयूर एक जगह का नाम था, वो किस लिए फेमस था। तो ये कपास के व्यापार के लिए जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के सिक्के, सल्तनत काल जो था उस टाइम पे जो सिक्का था, टका था, सहगानी था, जितल था, वो किसके बने हुए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सोना, चांदी एवं तांबा, सोना, चांदी एवं तांबा के बने हुए होते थे। अगला क्वेश्चन है कि दो अस्पा, सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो ये जो है जहांगीर ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। जहांगीर के बचपन का नाम जो था ना वो सलीम था। क्या नाम था? सलीम था, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था यह किसने रद्द कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन जो था ना, लॉर्ड रिपन, ये रद्द कर दिया था। और हो सकता है कि आपसे पूछेगा कि यह एक्ट लाया कौन था। तो लॉर्ड लिल्टन जो था ना, लॉर्ड लिल्टन द्वारा लाया गया था और लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। ये अगला गवर्नर जनरल था वहाँ का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। तो ये सिंगापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर जो है सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई का स्रोत रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनवरत योजना जिसको हम लोग रोलिंग प्लान कहते हैं वो किस कार्यशील थी, मतलब कब आई थी, ये पूछ रहा है कब आई थी ये। तो ये आई थी 1900, यहाँ पे 78 हो जाएगा, 1700 नहीं होगा, 1978 से लेकर के 80 के आसपास था। ठीक है, ये 2 साल तक ये चला था योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जिसका नाम नदी के नाम पर रखा गया है। तो ये आसान क्वेश्चन है। वर्धा एक नदी है, वर्धा नदी के नाम पर रखा गया है और वर्धा ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य स्थित है पाक जलडमरू मध्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के भूभागों को अलग करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच अलग करता है। ध्यान से आप देखेंगे पाक, यहाँ पे पाक एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाक से आप पाकिस्तान नहीं समझना है। जो पाक जलडमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो रेड क्लिफ क्या कहलाती है? रेड क्लिफ कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं इसको? मैकमोहन रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को जो है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला कुछ, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जय हिंद का नारा दिया था। तो जय हिंद का नारा जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नारा सही है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक और नारा से क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, निम्नलिखित में से किसने ऐसा कहा था। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो था, राम प्रसाद बिस्मिल, इसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे डायलॉग से। निम्नलिखित में से दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने ही दिया था। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था। अच्छा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो जो था किस सुल्तान का दरबारी कवि था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, किसका? अलाउद्दीन खिलजी जो था उस समय में ये दरबारी कवि उसका था। ठीक है, निम्नलिखित में से चीन बौद्ध यात्रियों हैंसोंग, इत्सिंग, फाहियान के भारत आने का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले कौन आया था? फाहियान आया था,
उसके बाद हैंसोंग आया था और फिर उसके बाद इत्सिंग आया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक यानी कि मैट्रियार्कियल है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सातवाहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सातवाहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगम युग से, देखिए पहला क्वेश्चन भी था संगम युग से और ये भी है कि संगम युग में चोल शासकों की राजधानी क्या थी? तो संगम युग में चोल शासकों की जो राजधानी थी ना, ये थी उरेयूर एवं अकार्टा थी, जिसको हम लोग उगरपुर एवं आर्काडू भी कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आर्काटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? तो देवराज के नाम से जाना जाता था, बहुत ही फेमस शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को हम लोग देवराज के नाम से भी जानते थे। ठीक है, उसके बाद भारत जो है क्या कहते हैं, गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य कब बना? ध्यान दीजिएगा, ये 25वां पूर्ण राज्य का बात कर रहा है, तो ये 30 मई 1987 को बना था। हालांकि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद जो है 1961 में ही करवा लिया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में पूछ सकते हैं कि भारत ने गोवा को कब आज़ाद करवा दिया था पुर्तगालियों से? तो 30 मई 1961 को करवा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ होता है? ठीक है, तो ये हम हर वर्ष जो है गोवा में ही आयोजित होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तक, ध्यान दीजिएगा, तो ये सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश जो था उसको धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का बात करता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में जो है, लुम्बिनी अभी कहाँ पड़ता है? तो ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके पास कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, तो वास्तविक स्वामित्व जो होता है वो किसके पास होता है? तो जाहिर सी बात है जिसके पास इक्विटी शेयर धारकों के पास होता है, जिसके पास ज़्यादा शेयर होता है उसके पास वास्तविक स्वामित्व होता है। पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? तो ये गुप्त काल के समय में हुई थी। क्या हुई थी? गुप्त काल में। पंचतंत्र की रचना कब हुई थी? गुप्त काल के टाइम पे हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगा हुआ है नहीं है, नहीं पूछ रहा है, नहीं है। कौन नहीं है? यहाँ पे उपहार कर जो है प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर डायरेक्ट कर है। ठीक है, आयकर भी है, पर यहाँ पे सीमा शुल्क जो है ना प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी हो जाएगा, सीमा शुल्क हो जाएगा। ठीक है, जापान की कला नाम है इकबाना। जापान की कला इकबाना है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये पुष्प सज्जा, किससे? पुष्प सज्जा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार का घोषणा कब की थी? तो ये 21 अक्टूबर 1943 को किए थे। कब किए थे? 21 अक्टूबर 1943 को किए थे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये रुड़की में स्थित है। कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगम युग में वर्यम शब्द किसका सूचक था? एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया वर्यम, तो ये पूछ रहा है कि संगम से, ये तीसरा क्वेश्चन है कि वर्यम शब्द किसका सूचक था? तो ये जो है ना भू राजस्व वसूल करने के प्रभारी अधिकारी से संबंधित था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? तो 12वीं शताब्दी में जो है ना हेमचंद्र जो था, हेमचंद्र, ये महानतम जैन विद्वान था उस टाइम के। तो पूछा गया भाई कि जैन धर्म का जो क्या कहते हैं जैन विद्वान माना जाता है। हाँ, तो ठीक है, ये हेमचंद्र ही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद एका आंदोलन के किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी? यानी कि एका आंदोलन जो किसान लोग किए थे उसका मुख्य शिकायत क्या था, क्यों किए थे वो लोग, ये पूछ रहे हैं। तो लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में उसके वसूली की प्रथा जो शुरू किया था उसके कारण ही एका आंदोलन हुआ था। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो लॉर्ड लिल्टन के टाइम पे किया गया था। कब? लॉर्ड लिल्टन के टाइम पे। लॉर्ड लिल्टन से पहले एक और क्वेश्चन था, वर्नाकुलर पेस एक्ट इन्होंने ही लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने आकर किया क्या, तो उसको हटा दिया था। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस से पृथक होकर मतलब अलग होकर समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस से अलग होकर के किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? समाजवादी पार्टी का स्थापना
आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। हो सकता है पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, ठीक है। और ये मुंबई में हुआ था, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये तो 1988 में की गई थी। कब की गई, तो 1988 में की गई थी। सेम आगे क्वेश्चन है जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, मतलब ये क्या कार्य करता है, सेबी का काम क्या है, ये पूछ रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, सही है, ठीक है, ये करता है। शेयरों बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, ये भी इसका काम है। प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना, ये भी इसका काम है। तो कुल मिला के बात ये है कि तीनों का तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड के नाम से जानते हैं, तो इसकी जो स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, तो इसका सही आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ये आपको 1982 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, 1982 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, 1982 में हुआ था। अवमूल्य शब्द का क्या अर्थ है, यानी डिवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि मूल्य का अवमूल्य किया गया है, हमारा जो पैसा है उसको घटा दिया गया है वैल्यू का डॉलर की अपेक्षा। इसमें होता है कि अन्य मुद्रा, ध्यान से देखिएगा, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा की मूल्य को घटा देना, यानी कि डॉलर की अपेक्षा, या फिर डॉलर है चाहे यूरो है, जो भी अन्य मुद्रा है उसकी अपेक्षा अपने देश की मुद्रा को घटा देना, रेट को घटा देना, ये क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्लोज इकोनॉमी, यानी कि क्लोज का मतलब यहाँ पे बंद इकोनॉमी से तात्पर्य क्या है, ये पूछा है कि बंद इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें केवल निर्यात होता है, या फिर मुद्रा की नियंत्रित आपूर्ति होती है, या घाटे के वित्तीय व्यवस्था होता है, या फिर आयात निर्यात नहीं होते। देखिए, तो क्लोज इकोनॉमी जो होता है, क्लोज मतलब होता है क्या, बंद इकोनॉमी। तो बंद इकोनॉमी में क्या होता है कि आप नहीं तो कहीं से सामान मंगा सकते हैं, नहीं तो आप कहीं भेज सकते हैं, इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो क्लोज इकोनॉमी होता है उसका मतलब होता है आयात निर्यात वहाँ किसी अदर देश से नहीं होता है, ठीक है। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है, क्या, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है, तो ये उपभाग जो है ना, उपभाग, ये आपको शून्य होने से रोकता है, ठीक है। तो ये आज का सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आपको पसंद भी आया होगा, ये सीरीज़ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।